हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जीत और आपका स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी कैन बी डन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज ऑफ ट्रांजिशंस एंड 100 years ऑफ बैटल्स। तो आइए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। एज ऑफ ट्रांजिशन की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक अपने लास्ट सेशन में ये देखा कि पहले एंग्लो सेक्शंस थे, उसके बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद नॉर्मन्स आए और उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। तो पहले लैटिन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस था, उसके बाद फ्रेंच का इन्फ्लुएंस आया। तो एंग्लो सेक्शंस एंड एंग्लो नॉर्मन्स हैड ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश लिटरेचर। अ सडन प्लेग ऑफ 1348 ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक डेथ, अ प्लेग अपीयर्ड एंड किल्ड अराउंड 33% पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड। परंतु उसके बाद 1348 में एक बड़ा प्लेग आया जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, और करीब करीब 33% जो वहाँ की जनसंख्या थी उसको उसने वैनिश कर दिया, यानी कि उसको मार दिया। Because of this great plague in 1348, England lost 33% lives, which are mostly from the rural class or the labor class. All of a sudden, labor class totally collapsed and the demand of remaining laborers raised. अब क्योंकि जो ये 33% जो आबादी थी वो नहीं रही, यानी कि उस प्लेग में मारी गई, तो ये ज़्यादातर जो लोग थे वो रूरल क्लास से थे, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में से थे, लेबर क्लास के लोग थे। तो एकदम से जो है लेबर की क्राइसिस आ गई, तो जो बचे हुए जो लेबर थे उनकी एकदम से डिमांड वहाँ पर बढ़ गई। The demand was hiked, and the first time the laborers they hiked the prices and they got lots of money. This is how they became a part of the mainstream society. अब क्योंकि जो लेबरर्स थे वो बहुत कम रह गए थे, तो उन्होंने अपने प्राइस को पहली बार बढ़ाया और इससे उन्होंने काफ़ी पैसा भी कमाया। इस तरह से वो जो पिछड़ा वर्ग था वहाँ का, वो एक तरह से मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ पाया। After this, they realized that there were lots of vices in the society and in religion. Religion has been used as a tool to make a lot of money by lots of flake clergies. उसके बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी बुराइयाँ हैं और धर्म में भी दिक्कत है। रिलीजन जो है, धर्म जो है, उसको इस्तेमाल किया गया एक इंस्ट्रूमेंट की तरह पैसा कमाने के लिए, जो बहुत सारे वहाँ पे उस समय जो ढोंगी या फेक जो क्लर्गीज थे उनके द्वारा। Chaucer's age is also called the age of transition. Transition is when you move to another without leaving the first one. चौसर की एज को एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है, जैसे आप बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे, ट्रांसफ़र, ट्रांसफॉर्मर, तो एक जगह से किसी दूसरी जगह जाने को या एक जगह से किसी दूसरी जगह पहुंचाने को के लिए हम ट्रांस प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। तो ट्रांजिशन का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ना विदाउट लिविंग द फर्स्ट वन, यानी पहली वाली जगह को या पहली वाली चीज़ को बिना पूरी तरह छोड़े हुए दूसरी चीज़ तक यदि मूव करते हैं तो उसे बेसिकली ट्रांजिशन कहते हैं। इन चौसर एज विच इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट ट्रांजिशनल एज एंड चौसर इज कॉल्ड द फर्स्ट ट्रांजिशनल पोइट। देयर आर 5 ट्रांजिशंस, है ना। इस एज को, चौसर की एज जो है उसको फर्स्ट ट्रांजिशनल एज भी कहते हैं और चौसर को फर्स्ट ट्रांजिशनल पोइट भी कहते हैं। ऑल टुगेदर इस अगर इस एज में देखेंगे तो 5 ट्रांजिशंस हुए। पहला ट्रांजिशन, बिफोर चौसर द राइटर्स ऑफ एंग्लो सेक्शंस एंड नॉर्मन्स दे वर फॉन्ड ऑफ यूजिंग डेकासिलेबिक कपलेट्स व्हिच वाज क्वाइट सिमिलर टू प्रोज स्टाइल। चौसर के आने से पहले जो राइटर्स थे एंग्लो सेक्शंस और एंग्लो नॉर्मन्स के, वो डेकासिलेबिक कपलेट्स को यूज़ करते थे और जो कि काफ़ी हद तक प्रोज स्टाइल से मिलता जुलता था। इन चौसर एज द राइटर स्टार्टेड प्रेफरिंग वर्स, यानी पोइट्री फॉर्म उन्होंने यूज़ करना शुरू किया। सो द फर्स्ट ट्रांजिशन इज प्रोज टू पोइट्री। तो पहले जो प्रोज में जो ज़्यादा लिटरेचर था एंग्लो नॉर्मन्स और एंग्लो सेक्शंस के टाइम पर, वो धीरे धीरे पोइट्री में ट्रांजिट कर दिया उसने। सेकेंड ट्रांजिशन, इन एंग्लो सेक्शंस द राइटर्स वर फॉन्ड ऑफ डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग इन डिटेल्ड एनालिसिस। इन चौसर्स टाइमिंग द राइटर स्टार्टेड फोकसिंग ऑन नरेशन। एंग्लो सेक्शंस के टाइम पर जो राइटर्स थे उनको बहुत शौक था, वो हर चीज़ को बहुत एलाबोरेट करते थे, बहुत डिस्क्राइब में बताते थे, बहुत डिटेल बताते थे। चौसर्स के टाइम पर जो राइटर्स थे उन्होंने नरेशन पर फोकस करना शुरू किया। सो अनदर ट्रांजिशन इज फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर टू नैरेटिव लिटरेचर, यानी जो पहले जो लिटरेचर जो डिस्क्रिप्टिव था वो नैरेटिव फॉर्म में हो गया। डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर सिंपली मीन्स दैट यू गिव अ लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन अबाउट समथिंग विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट। डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर से कहने का क्या तात्पर्य है, उससे सीधा सा तात्पर्य ये है कि बहुत सारा डिस्क्रिप्शन देना जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं। सो द एंग्लो सेक्शंस वर फॉन्ड ऑफ यूजिंग डिस्क्रिप्शन, उन्हें बहुत शौक था डिस्क्रिप्शन यूज़ करने का। इसे उदाहरण के रूप में कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ दे इंट्रोड्यूस द हीरो दे वुड टेक 300-400 लाइन्स टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द हीरो, हिज शील्ड, हिज हॉर्स, स्वॉर्ड, ब्रेवरी, आइज, आर्म्स, एटसेट्रा। In short, the hero's entry would take 300-400 lines. This was a descriptive matter. Descriptive method
से हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हम उन्होंने हीरो की एंट्री बतानी है तो वो हीरो का वर्णन करेंगे, उसकी शील्ड का बखान करेंगे, उसके घोड़े का बखान करेंगे, उसकी तलवार के बारे में बताएंगे, उसकी बहादुरी के बारे में बताएंगे, उसकी आंखों के बारे में बताएंगे, उसके भुजाबल के बारे में बताएंगे। तो उसकी एंट्री में ही उनको 300-400 लाइन लगती हैं। तो ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया। बट इन चौसर एज लॉट्स ऑफ राइटर्स स्टार्टेड फॉलोइंग द नैरेटिव स्टाइल, लेकिन चौसर का समय आते आते बहुत सारे राइटर्स ने नैरेटिव स्टाइल को अपनाया। इंस्टेड ऑफ गिविंग अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन दे स्टार्टेड डीलिंग विद द स्टोरीज एंड विद द कंटेंट। तो अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन उन्होंने कट शॉर्ट किया और स्टोरी पर फोकस किया, कंटेंट पर फोकस किया। एवरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन दे वुड हेल्प द स्टोरी टू गो ऑन, दे हैड अ प्लॉट। तो उनकी जो स्टोरीज थी उनमें प्लॉट आया और हर तीसरी चौथी पांचवी लाइन में देखेंगे स्टोरी में कुछ प्रोग्रेस होती है। सो द थर्ड ट्रांजिशन इज फ्रॉम आइडियलिस्टिक लिटरेचर टू रियलिस्टिक लिटरेचर। तो जो तीसरा ट्रांजिशन है वो आइडियलिस्टिक लिटरेचर से रियलिस्टिक लिटरेचर की ओर हुआ। इन एंग्लो सेक्शंस पीपल वर नॉट अवेयर एंड कंसर्न अबाउट द वाइसेस ऑफ सोसाइटी। जो एंग्लो सेक्शंस वाली जो एज थी तब तक लोगों को समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर फोकस नहीं था। All they were concerned about idleness, so most of the time they would write the stories of great kings, the great warriors and fairies। तो उससे पहले जितना भी लिटरेचर लिखा गया वो आदर्शवादी था, यानी कि ग्रेट किंग्स के बारे में लिखा गया, महान योद्धाओं के बारे में लिखा गया, फेरी टेल्स के बारे में लिखा गया। दे वर टॉकिंग अबाउट आइडलिज्म इन एवरी सेक्टर, कि आदर्श चीज़ें कैसी होनी चाहिए, आइडलिज्म कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे थे। आइडल फादर कैसा होना चाहिए, आइडल मदर कैसी होनी चाहिए, आइडल किंग कैसा होना चाहिए, आइडल क्वीन कैसी होनी चाहिए और आइडल योद्धा कैसे होते हैं, इसके बारे में लिखा गया। बट इन चौसर्स एज द राइटर्स टुक अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच एंड स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट द वाइसेज ऑफ द सोसाइटी। लेकिन जैसे ही चौसर की एज आई तो राइटर्स ने एक रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाया और जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया। उदाहरण के लिए चौसर्स कंटेम्प्रेरी टेल्स हैव लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी एंड चौसर हैज पॉइंटेड आउट देयर वाइसेस। अगर चौसर के समय की अगर हम कहानियों को देखेंगे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने नए यूज़ करना शुरू किए जो कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आते थे और चौसर ने उनकी कमियों को भी उजागर किया। देयर वर अदर राइटर्स सच एज विलियम लैंगलैंड एंड जॉन वाइक्लिफ हु स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट दिस वाइसेस ऑफ सोसाइटी। तो दिस इज द थर्ड ट्रांजिशन कि उन्होंने आइडियलिस्टिक से रियलिस्टिक लिटरेचर पर इन लोगों ने मूव किया। फोर्थ ट्रांजिशन, चौथा ट्रांजिशन क्या है? चौथा ट्रांजिशन है लोकल टू स्टैंडर्ड डायलेक्ट। एंग्लो सेक्शन एंड एंग्लो नॉर्मन्स वर डिवाइडेड इनटू लॉट्स ऑफ ट्राइब्स। ये बहुत सारी प्रजातियों बटे हुए थे। दे हैड देयर लोकल डायलेक्ट्स, इनकी अपनी लोकल जो भाषाएं थी उनमें लिखते थे। दे वुड राइट इन देयर लोकल डायलेक्ट्स बट द फर्स्ट टाइम इन द एज ऑफ चौसर दे स्टार्टेड यूजिंग अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। लेकिन चौसर की एज में पहली बार ऐसा हुआ कि इन सब ने एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू किया। स्टैंडर्ड लैंग्वेज किसे मान सकते हैं हम? स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हम उन लैंग्वेजेस को मान सकते हैं जिनका जो एरेना होता है, जो एरिया होता है वो बड़ा होता है। स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस ऑफ फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश। देन अकर्ड बिग चेंज विच इज कॉल्ड द फिफ्थ ट्रांजिशन। उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया जो कि फिफ्थ ट्रांजिशन के नाम से आना चाहता है। द फिफ्थ ट्रांजिशन इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन लैंग्वेज टू इंग्लिश। यानी कि पहले जो भाषाएं यूज हो रही थी वो फ्रेंच, लैटिन और लोकल डायलेक्ट से, लेकिन अब इस सबसे मूव होकर जो लिटरेचर किस दिशा में मूव लगा वो इंग्लिश की ओर मूव होने लगा। इन चौसर्स एज मोस्ट ऑफ द राइटर्स ऑफ इंग्लैंड स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश। अर्लियर दे वर राइटिंग इन फ्रेंच एंड लैटिन। तो पहले जो लिखा जाता था चौसर के आने से पहले कुछ फ्रेंच में लिखा जाता था, कुछ लैटिन लिखा जाता था, लोकल डायलेक्ट्स में लिखा जाता था। लेकिन चौसर का जब समय आया, चौसर की जब एज आई तो फिर ये सब मूव हो गए इंग्लिश की तरफ। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, इसके जो पांचों ट्रांजिशंस हैं सॉरी। द फर्स्ट ट्रांजिशन इज प्रोज टू पोइट्री। प्रोज से पोइट्री पर पहला ट्रांजिशन है। सेकेंड ट्रांजिशन इज फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर टू नैरेटिव लिटरेचर। डिस्क्रिप्टिव से नैरेटिव की तरफ मूव किए। द थर्ड ट्रांजिशन में आइडियलिस्टिक लिटरेचर टू रियलिस्टिक, आइडियलिज्म से रियलिस्टिक लिटरेचर पर आए। द फोर्थ ट्रांजिशन इज की लोकल टू स्टैंडर्ड डायलेक्ट, की लोकल जो डायलेक्ट था, लोकल भाषा में उससे स्टैंडर्ड पे आए। और फिफ्थ ट्रांजिशन है कि जो स्टैंडर्ड में भी जो फ्रेंच और लैटिन थी उनको छोड़कर इंग्लिश पर मूव किया। लोकल डायलेक्ट वॉज नॉट दैट फेमस इन द एज ऑफ चौसर। धीरे धीरे लोकल डायलेक्ट का प्रभुत्व जो है वो लिटरेचर की दुनिया से समाप्त होता जा रहा था। डांटेज डिवाइन कॉमेडी इज रिटेन इन अ डायलेक्ट टस्कन। डांटे की जो बहुत फेमस डिवाइन कॉमेडी है वो टस्कन भाषा में लिखी हुई है। टस्कन इज अ बॉर्डर लैंग्वेज ऑफ इटालियन डाल्मेशन, है ना, इटालियन लैंग्वेज से ही निकली हुई उसकी एक प्रादेशिक भाषा है टस्कन। अदर रीजन्स दैट हेल्प चौसर एज टू बी द फर्स्ट मॉडर्न एज। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम फर्स्ट मॉडर्न एज भी कहते हैं, कहा जाता है।
This was the time when England and France were the most powerful nations, had regular fights, regular wars, and here comes the famous battle which is called 100 Years War. उस समय ऐसा समय था जब ये दोनों ताकतवर देश होते थे, इंग्लैंड भी और फ्रांस भी, और इनके बीच में एक रेगुलर युद्ध चलते ही रहते थे, वॉर्स चलती रहती थी. ये करीब करीब 116 साल के आसपास चला, 1337 to 1453, और इसे 100 Years बैटल या 100 Year वॉर्स भी कहते हैं. It was a regular war between England and France when most of the times England was defeated by the French army. ये इन युद्धों में ये रेगुलर जो वॉर्स होती रहती थी, इनमें ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ थी वो इंग्लैंड हार जाता था फ्रेंच आर्मी के सामने. बट देर आर 3 फेमस बैटल्स व्हेन इंग्लैंड मैनेज टू डिफीट फ्रांस. लेकिन 3 ऐसे बड़े युद्ध हुए जिनमें कि इंग्लैंड फ्रांस को हरा पाया. कौन कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट बैटल इज द बैटल ऑफ क्रेसी 1346. नेक्स्ट वन इज द बैटल ऑफ पोइटियर्स 1356 एंड द थर्ड वन इज द बैटल ऑफ एगिनकोर्ट जो कि 1415 में हुई. अब जब ये 3 बड़े युद्ध जो है इंग्लैंड जीता फ्रांस के खिलाफ, तो एक स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी. तो एक राष्ट्रवाद की भावना उनकी सोसाइटी में फैलने लगी. देयर लाइज दैट दे कैन लिव एज अ फ्री नेशन. लगा कि नहीं, हम एक फ्री नेशन की तरह रह सकते हैं. देयर इज नो नीड टू फॉलो फ्रेंच कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, क्योंकि पहले से ही प्रभुत्व वो फ्रेंच का था. तो अब उन्हें समझ में आया कि अब वो उन्हें पूरी तरह से फ्रेंच कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज और लिटरेचर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. So this was the reason that by winning these battles, English people got lots of confidence, they got filled with enthusiasm and started demanding their own language because they were not having their own language by that time. अब जब ये 3 उन्होंने बड़ी बैटल्स जीती, तो जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमें क्यों फ्रेंच कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज और लिटरेचर को पूरी तरह फॉलो करने की ज़रूरत है. लेकिन चैलेंज ये था कि ये कॉन्फिडेंस तो आ गया, एंथुजियाज्म भी था. तो अब उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि ये सब तभी हो सकता है जब उनके पास खुद की कोई भाषा हो. ऑल दे हैड द ओल्ड डायलैक्ट, पुरानी भाषाएं थी उनके पास. ओल्ड इंग्लिश विच वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्मन फ्रेंच एंड लैटिन. अब यहाँ से खेल शुरू होता है, यहाँ से जो रोल है मेन वो शुरू होता है जॉफरी चौसर का. जॉफरी चौसर एज अ सेटल्ड पोएट एट दैट टाइम, ही बिकेम अ नेशनल पोएट. He took this charge to introduce a new language. At that time, he had 4 languages in front of him, 4 dialects to be chosen as an option to be converted into English language. अब तब तक वो सेटल हो चुके थे एज अ पोएट, राष्ट्रकवि थे वो. तो उन्होंने इस बात का जिम्मा उठाया, बीड़ा उठाया कि नई लैंग्वेज का हम ईजाद करेंगे, नई लैंग्वेज बनाएंगे. उनके सामने उस समय 4 विकल्प थे कि जिन 4 विकल्पों में से, 4 डायलेक्ट्स में से किसको इंग्लिश यानी कि नई लैंग्वेज जो बनाई जाएगी उसमें कन्वर्ट किया जाए. The first language he was having was Northern Brian, second was Southern Brian, and the third language he was having East Midland language, and the fourth language was Kentish language. ये उनके पास 4 सामने विकल्प थे कि इनमें से एक को मॉडर्नाइज करके, उसमें कुछ चेंजेस करके, मॉडिफाई करके हम एक नई लैंग्वेज बना सकते हैं. Chaucer selected East Midland language and made some flexible changes, introduced some grammatical things, and finally introduced a language which is called English. आज जो हम इंग्लिश देखते हैं, उन्होंने उसके लिए ईस्ट मिडलैंड लैंग्वेज को चुना. ये उनकी खुद की लैंग्वेज थी, उनके पूर्वज भी इसी लैंग्वेज को बोलते थे, तो उन्होंने इस लैंग्वेज को चुना. मेजॉरिटी ऑफ इंग्लैंड में लोग जानते थे इसके बारे में. उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए, ग्रामर उसमें ऐड की और एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं. इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इन 1362. 1362 में एक कोर्ट की लैंग्वेज बनी. इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट इन 1363. 1363 में यानी कि 1 साल बाद ये पार्लियामेंट की लैंग्वेज बनी. इंग्लिश रिप्लेस फ्रेंच फ्रॉम द स्कूल सिलेबस इन 1386. उसके बाद करीब 20-23 साल और लगे और सिलेबस में भी यानी स्कूल्स में भी इंग्लिश को पढ़ाया जाने लगा. यानी पढ़ाई का माध्यम जो पहले फ्रेंच था वो इंग्लिश हो गया. ईस्ट मिडलैंड वॉज अ डायरेक्ट दैट कवर्ड मैक्सिमम एरिया ऑफ इंग्लैंड. उन्होंने ईस्ट मिडलैंड को इसलिए चुना, पहला कारण तो उसका कि भाई ज़्यादातर एरिया ऑफ इंग्लैंड में लोग जानते थे, इसके बारे में परिचित थे. इट वॉज स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजोरिटी. वही वाली बात की ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली जाती थी, उसके बारे में मालूम था. चौसर की ये खुद की लैंग्वेज थी क्योंकि उनके पूर्वज यही भाषा बोलते थे. एंड चौसर वॉज क्वाइट कम्पिटेंट यूज दिस लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को यूज़ करने में उनको महारत हासिल थी. दिस वॉज द टाइम दैट रिलीजियस अथॉरिटीज वुड सेल पार्डन्स टू एवरीवन सेइंग दैट इफ यू बाय और पे अ सर्टेन अमाउंट वी विल प्रोवाइड योर पार्डन. द पार्डन्स हैव बीन गिवन टू यू बाय गॉड. Sorry. These church authorities started making a lot of money by selling pardons. This is the reason when Black Death appeared and lots of people died. अब ये उस समय ऐसा समय था जहाँ पे जो उनकी जो धार्मिक गुरु थे वो पार्डन्स बेचने का वहाँ पर खेल चल रहा था. पार्डन यानी कि माफ़ी.
वो हर किसी को ये बोलकर पार्डन भेज देते थे कि यदि तुम पार्डन खरीद लोगे तो तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी, तुमने कोई भी गुनाह किया हो, कोई भी कृत्य किया हो, तो आप यदि उसका पार्डन हमसे खरीद लेंगे तो वो दे भगवान राय लेकिन दे हमारे थ्रू राय, तो आपको माफ़ी मिल जाएगी, आपको उसका पाप नहीं लगेगा। तो ऐसा करके चर्च अथॉरिटीज़ ने बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया और उसके बाद ही ब्लैक डेथ आई और बहुत सारे लोग उसमें मर गए। People started distrusting and doubting the religion. Their faith was in doubt because they started questioning. लेकिन जब ब्लैक डेथ आया तो लोगों को डाउट आने लगा धर्म के ऊपर, उनको लगा और उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिए। उदाहरण के लिए इसको कैसे समझ सकते हैं? People said that we have taken pardon, you brought some pardon to us, we paid money and took pardon, so why we people are getting killed? अब जब ये ब्लैक डेथ यानी प्लेग की जो महामारी उस समय फैली तो लोग मरने शुरू हो गए, तो उन्होंने कहा जब भाई हमने गुनाह किए उनकी हम माफ़ी ऑलरेडी खरीद चुके हैं, तो फिर लोग क्यों मर रहे हैं? जिस चीज़ की माफ़ी मिल चुकी है उसकी सजा हमको क्यों मिल रही? दिस वॉज द टाइम ऑफ फेमस राइटर फर्स्ट राइटर ऑफ रिफॉर्मेशन वाइक्लिफ यानी जॉन वाइक्लिफ केम विद हिज ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। उस समय पे जॉन वाइक्लिफ का भी उदय होता है। जॉन वाइक्लिफ बाइबल का ट्रांसलेशन के साथ आते हैं। जॉन वाइक्लिफ वॉज द फर्स्ट मैन टू ट्रांसलेट बाइबल इनटू इंग्लिश। तो जो बाइबल थी उसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ही ट्रांसलेटेड ओल्ड टेस्टामेंट एंड टेक्स्ट ऑफ सेंट जेरोम्स बाइबल रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वल्गेट्स बाइबल। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट था, जो सेंट जेरोम्स की बाइबल थी, जो लैटिन लैंग्वेज थी, इसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और इसे वल्गेट्स बाइबल भी कहते हैं। चौसर हैज़ बीन फेमसली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बाय ड्राइडन। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा गया ड्राइडन के द्वारा। Dryden praised the Chaucer's art of characterization by saying here is God's plenty, it is said for Canterbury Tales. Canterbury Tales जो बहुत फेमस हुई, तो तब ड्राइडन ने उनकी बहुत तारीफ की और कहा कि गॉड्स प्लेंटी है, यानी ईश्वर ने इन्हें प्रचुर मात्रा में नॉलेज और ज्ञान दिया है। मैथ्यू अर्नल्ड सेड फॉर चौसर, मैथ्यू अर्नल्ड ने क्या कहा चौसर के लिए? चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस, यानी कि बहुत सीरियसनेस नहीं है उनकी राइटिंग में। अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, व्हेन अ पोएट इज डीलिंग विद अ सीरियस सब्जेक्ट, इज tone should be very serious, but Chaucer's tone is not serious because he has used the mock style. He has made fun of a lot of characters, so he is not serious. Though Chaucer is dealing with the vices of society, he is doing good job of a poet, but still he is not serious with his content. This is the reason lacks seriousness. It is with him that our real poetry is born. तो मिक्स्ड उनका जो क्रिटिक है वो मिक्स्ड है। उन्होंने कहा कि चौसर क्योंकि लिख बहुत सीरियस मैटर पे रहे हैं, वो समाज की कुरीतियों पर लिख रहे हैं, लेकिन उनकी जो टोन है वो मॉकिंग टोन है, यानी उपहास उड़ाने वाली टोन है, सटायर कर रहे हैं वो, और लिख इतने सीरियस कंटेंट पे रहे हैं तो उनको थोड़ा सा और सीरियस मोड में लिखना चाहिए था। ऐसा अर्नोल्ड का उनके बारे में विचार था। अच्छे विचार भी थे। उनका ऐसा कहना था कि उनके साथ ही यानी कि चौसर के साथ ही रियल पोइट्री का उदय हुआ है। स्पेंसर ने क्या कहा चौसर के बारे में? स्पेंसर ने कहा चौसर इज वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, ही इज़ द प्योरेस्ट इंग्लिश पोएट एवर, कि वो प्योरेस्ट इंग्लिश पोएट हैं। बिल्कुल उनके बारे में ऐसा सही कहा गया क्योंकि जब इंग्लिश का ईजाद ही उन्होंने किया तो। AC Ward has famously said for Chaucer, Chaucer's characters are individual as well as their types. ये एक बहुत ही गहरी बात है जो AC Ward ने कहा। उन्होंने कहा इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिविजुअल भी हैं और उनके टाइप्स भी हैं। अभी जब आगे हम कैंटरबरी टेल्स को डिस्कस करेंगे तब आपको ये बात और समझ में आएगी। अभी समझने के लिए समझ सकते हैं। He means to say there are lots of characters in Canterbury Tales, they have been used, they are not only individual but they represent their types. यानी उसमें जो उनके जो कथानक हैं, उनके जो पात्र हैं, वो एक टाइप को भी रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही वो इंडिविजुअल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के लिए when Chaucer talks about nun prairies, they represent all the corrupt nuns of that society, but when Chaucer said that nun prairies had a nasal voice, she would speak using her nose, then here nuns became an individual. यानी उन्होंने नन प्रेरिस को इस तरह से चित्रित किया, इस तरह से पोर्ट्रे किया कि वो जब उसकी बात करते समझ में आता है कि हाँ ये जो जितनी भी करप्ट नन्स हैं, भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उस समय के समाज की, उन सबकी बात हो रही है। लेकिन जैसे ही उसका वो कैरेक्टर को गढ़ते समय वो ऐसा बताते हैं उसके डायलॉग में कि वो उसकी आवाज़ जो थी नेसल सी थी, कि नाक से बोलती थी वो, तो यहाँ पर वो उसको मतलब उन्होंने एक टाइप्ड कैरेक्टर ही बना दिया कि उनको द्वारा वो सबकी बात कर रहे हैं और उनको वो पर्सनलाइज भी कर देते थे जब वो बोलते थे कि उसकी नेसल वॉइस है। Thus Chaucer is not representing everyone, but he is talking about some individual character also. Chaucer has been also called the Prince of Plagiarism. उन्हें Prince of Plagiarism भी कहा गया। थैंक यू सो मच। आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा हुआ और आप कंटिन्यू करें।